नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी फटाफट में। अगर आपके पास भी कोई सवाल हो तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा नंबर है 9136934065। इस नंबर पे आप अपने नाम, अपने शहर के नाम और कमोडिटी से जुड़े हुए सवाल भेज सकते हैं। अगले आधे घंटे तक हमारे दो मेहमान हैं जो आज आपके सवालों के जवाब देंगे। प्रथमेश माल्या हैं एंजल वन से और भूपेश शर्मा हैं टेक्निकल एनालिस्ट हैं बीकानेर से। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप अपने सवाल भेजते रहें, हम कोशिश करेंगे लगातार आपके सवालों के जवाब दिए जाए। शुरुआत आज कर लेते हैं चांदी से, क्योंकि आज बुलियन मार्केट में चांदी थोड़ी तेजी दिखा रही है, लेकिन गोल्ड दायरे में है या कह सकते हैं दबाव में भी है। भूपेश जी, आपकी राय क्या बन रही है गोल्ड और सिल्वर में यहां से? जी नमस्कार सर। अगर गोल्ड और सिल्वर की बात करी जाए तो गोल्ड और सिल्वर के ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बने हुए हैं। मुझे लगता है कि गोल्ड में बिकवाली करनी चाहिए। 76,300 के दाम पर गोल्ड में बिकवाली करें। 76,600 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। 75,900 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं चांदी की बात करें तो आज के लिए सिर्फ चांदी का ट्रेंड मजबूत बना हुआ है गोल्ड की तुलना में, इसलिए चांदी में कोई खरीदारी और बिकवाली की सलाह नहीं रहेगी। आपको लग रहा है यहां से थोड़ी और दबाव दिख सकती है गोल्ड में? 76,200 है, हालांकि इस करंट लेवल पे नहीं बेचना है। जो करंट भाव है यहां से ऊपर जाओ 400-500 रुपए तब आप बेचे, और 76,100 के टारगेट के लिए वेट कर सकते हैं। ऊपरी स्तरों पर यहां पर बेचने की सलाह है। चांदी आपको प्रथमेश जी कैसी लग रही है? 89,000 रुपए के ऊपर भाव है आज। सोने के मुकाबले खरीदारी यहां पे दिख रही है। चांदी दायरे में है, सोना दायरे में है, लेकिन चांदी में करीब 0.5% की मजबूती है। 89,000 रुपए के ऊपर इस लेवल पे क्या करना चाहिए चांदी में प्रथमेश जी? 90,000 एक रेजिस्टेंस के तौर पर देखा जाएगा, और मेरे ख्याल से अपसाइड पॉसिबिलिटी 90,000 है, नीचे पॉसिबिलिटी 88,400। बट इसको सेल ऑन रैली प्रेफर करने की यहाँ पे डायरेक्शन रहेगी, और मार्च वाला जो है 89,400 के करीब बेचना चाहिए। 89,800 का स्टॉप लगना चाहिए और नीचे 88,400 के टारगेट रखने चाहिए। चलिए अब सवाल जवाब ही ले लेते हैं। कई सारे दर्शकों के सवाल आ रहा है। विकास है गाजियाबाद से, अभी इन्होंने सवाल भेजा है। 86,900 रुपए में 40 किलो चांदी इन्होंने खरीद रखा है। 86,900 क्या करना चाहिए प्रथमेश जी इनको? मेरे ख्याल से इनको 90,000 मेरे ख्याल से आता है तो इनको एग्जिट कर लेना चाहिए। ऑलमोस्ट 3,500 का प्रॉफिट होगा। सो काफी अच्छी इनकी बाइंग है, और 90,000 पे एग्जिट की सलाह रहेगी। विकास जी ध्यान दीजिएगा, आप प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 90,000 के आसपास का लेवल मिले तो वहां पे से निकलने की सलाह प्रथमेश जी की तरफ से आ रही है। चलिए कुछ और दर्शकों के सवाल ले लेते हैं। क्रिश हैं दिल्ली से, रेगुलर कॉलर हैं, कॉपर पर ही सवाल भेजते हैं। भूपेश जी इनको क्या सलाह देंगे? कॉपर में क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए इनको? जी सर, कॉपर की बात करी जाए तो कॉपर में करंट भाव 799 रुपए का है। इस भाव पर कॉपर में बिकवाली करनी चाहिए। 802 रुपए का स्टॉप लॉस बनाए। नीचे में 794 और 790 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। सलाह देंगे प्रथमेश जी कॉपर में इनको? कॉपर में 803 के करीब बाय कीजिए। जनवरी वायदा की बात कर रहा हूँ। 799 का स्टॉप, टारगेट ऊपर में 813। ओके, तो कॉपर में दोनों एक्सपर्ट्स की सलाह आ गई है। अगले दर्शक भी बेस मेटल पर ही सवाल इन्होंने भेजा है। जितेंद्र माहेश्वरी नाम है इनका, कानपुर से इन्होंने सवाल भेजा है। जिंक 286 रुपए पर खरीदा है। भूपेश जी जिंक पर क्या राय है? 286 पर है, हालांकि अब इनको अभी तो तेजी के बाद भी नुकसान हो रहा है। 281 रुपए 85 पैसे पे अभी जिंक का भाव है। क्या लग रहा है, बने रहने में फायदा है इनको? जी सर, मेरे को लगता है जिंक का ट्रेंड अभी भी नेगेटिव बना हुआ है और इसमें नेगेटिव ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। 286 का भाव अभी आना एक बार के लिए मुश्किल लगता है, इसलिए इन्हें करंट भाव 282 के आसपास निकलना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। और नीचे में बाजार एक बार पुनः 277 274 के आसपास कहीं भी मिलता है तब ये दोबारा एंट्री कर सकते आप जिंक पर क्या सलाह दे रहे हैं? 286 की इनकी बाइंग है, करंट भाव है 281.5। भूपेश जी, सॉरी प्रथमेश जी बताइए क्या करें जिंक में? जिंक में वापस पॉसिबिलिटी है 287.5 तक के आने के लिए। मेरे ख्याल से इनका ऑर्डर द मनी ऑलरेडी चल रहा है, तो यहाँ पे फिलहाल ये 281.5 के करीब वापस एवरेज करे। इनका वैल्यू बाय अच्छा हो जाएगा, और ऊपर में 287.5 के करीब एग्जिट करे। ओके, तो ये सलाह प्रथमेश जी की तरफ से आ रही है आपको होल्ड करने की। उसके लिए एसएल क्या लगाने की सलाह दे रहे हैं प्रथमेश जी? 281.5 का अगर इनका एक्विजिशन प्राइस है, अगर आप ये लेते हैं तो ओवरऑल ट्रेड का स्टॉप लॉस रहेगा 279.5।
ओके, तो 279.5 का एसएलवी जरूर मेंटेन कीजिएगा अगर उस टारगेट के लिए आप वेट करते हैं तो। हर्ष हैं जयपुर से, नेचुरल गैस में क्या करना चाहिए, किस लेवल पे खरीदे या बेचे, टारगेट और एसएल दोनों पूछ रहे हैं। प्रथमेश जी, आपकी राय एनजी में क्या है? अगर ऑप्शंस में कोई सलाह है तो वो भी दीजिएगा। ऑप्शंस ही करना चाहिए। इनफैक्ट एनजी में मेरे ख्याल से ये 350 की टुवर्ड्स हेडेड है अभी नेक्स्ट। मेरे ख्याल से ये विंटर जो है ऑलमोस्ट लोवेस्ट इन्वेंट्री पे खत्म होते हुए दिखाई दे रहा है, तो इनको जनवरी वायदा जो है 330 का कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए। 17 रुपए के प्रीमियम पे मिल रहा है। 13 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट 27 के लिए रखिए। ओके, ये सलाह नेचुरल गैस पे हर्ष को मिल गई है। कन्हैया है गोल्ड पर इस महीने के लिए राय जानना चाह रहे थे कि गोल्ड में इस महीने क्या नजरिया है। इस महीने के लिए क्या नजरिया है भूपेश जी गोल्ड पर आपका? जी सर, अगर गोल्ड की बात करी जाए तो गोल्ड में दो मेजर फैक्टर देखने को मिल रहे हैं। एक तो सबसे पहले डॉलर इंडेक्स में लगातार तेजी देखी जा रही है और बाजार 108.10 के ऊपर ट्रेड करने लगा है। मुझे लगता है कि अगर इसमें तेजी जारी रही तो उसका वाइस वर्सा इफेक्ट हमें गोल्ड में देखने को मिलेगा, जिसमें गोल्ड तकरीबन यहाँ से 100 से $150 तक और भी मंदी देखी जा सकती है। अगर इंडियन एमसीएक्स के बाजारों की बात करें तो बाजार 74,500 और 73,500 तक के भाव भी देखे जा सकते हैं। ओके, अगले दर्शक हमारे साथ विनोद कुमार हैं दिल्ली से। कच्चा तेल करंट लेवल पे क्या करें, क्या करना चाहिए प्रथमेश जी कच्चे तेल पर? आई थिंक 6000 मेक या ब्रेक सिचुएशन, कई बार यहाँ से गिरा है ये भाव, तो इसी भाव को लेकर मेरे ख्याल से 6040 स्टॉप रहना चाहिए। टारगेट इनका जो सेलिंग भाव है वो 5960 रहना चाहिए। स्टॉप लॉस जो है 6040, टारगेट 5760। ओके, अशोक यादव है पुणे से, 90 ग्राम सोना है इनको, 90 ग्राम गोल्ड है इनके पास। अब ये पूछ रहे हैं कि कब बेचें। प्रथमेश जी कब बेचना चाहिए इनको? 90 ग्राम गोल्ड इन्होंने रखा है, इन्होंने बेचने का मन बना लिया है इसे। 90 ग्राम में 9 तोले की बात कर रहे हैं, और इनका एक्विजिशन प्राइस या फिर फिजिकल में है? ये लगता है फिजिकल में, हालांकि इन्होंने साफ तौर से नहीं लिखा है, लेकिन जिस तरीके से इन्होंने सवाल भेजे हैं डेफिनेटली ये फिजिकल में ही होगा। तो इनको फिजिकल के हिसाब से बता दीजिए, क्या करंट भाव सोने का बेचने के लिए सही है या कुछ भाव ऊपर में निकलने का इनको मौका मिलेगा? देखिए, जब आप फिजिकल में सोना खरीद और बेच करते हैं तो आपको वहां पे फिर बहुत सारे इंसिडेंटल चार्जेस लग जाते हैं। तो अगर ये बेचते हैं वहां पे, तो जो बेचने वाला भाव होता है वो डेफिनेटली कम होता है खरीद वाले भाव से। तो इनको जो करंट भाव दिख रहा है उससे डेफिनेटली कम भाव मिलता है। इनको सलाह यह रहेगी, अगर ये प्रॉफिट वोलेटिलिटी को अगर प्ले करना चाहते हैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के द्वारा ये कर सकते हैं। अदरवाइज फिजिकल में आप ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा लॉस की ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते, बिकॉज इंसिडेंटल चार्जेस कई सारे रहते हैं जब भी आप फिजिकली खरीदते हैं। ओके, अगले दर्शक है महेश अग्रवाल हैं, सोने में आज की रणनीति पूछ रहे हैं, ट्रेडर हैं। भूपेश जी गोल्ड पर आज की रणनीति इनको बता दीजिए, टारगेट और एसएल दोनों बताइएगा। जी सर, 76,300 के आसपास गोल्ड में बिकवाली करें, 76,600 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं, नीचे में 76,100 और 75,900 के लक्ष्य संभावित रहे। आप बताइए आपके टारगेट स्टॉप लॉस गोल्ड में क्या है? ये प्रथमेश जी। फिलहाल 89,400 के आसपास इसको सेल कीजिए। 89,800 का स्टॉप, सॉरी आप गोल्ड पूछ रहे हैं राइट? हाँ हाँ, गोल्ड पूछ रहा हूं सर। गोल्ड फरवरी वायदा 76,550 के करीब बेचिए। 76,630 का स्टॉप, टारगेट 76,350। ओके, चलिए, तो दोनों एक्सपर्ट्स की राय आपको महेश जी दिलवा दी है। अब जिसे फॉलो करते हैं उनकी राय आप यहां पर ले सकते हैं। अल्पेश हैं राजकोट से, क्रूड और नेचुरल गैस में ट्रेडिंग रणनीति जानना चाह रहे हैं। प्रथमेश जी आपने तो बता दिया था दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट में, क्रूड और एनजी पर आपका व्यू क्या है भूपेश जी? जी सर, सबसे पहले क्रूड की बात करते हैं। क्रूड का बाजार का ट्रेंड अभी नेगेटिव बना हुआ है। मुझे लगता है कि 5,980, 5-6,000 के आसपास कहीं भी क्रूड का बाजार मुझे नहीं लगता कि आसानी से क्रॉस कर पाएगा, और करंट भाव पर क्रूड में 5,920 पर बिकवाली कर सकते हैं। 5,960 के ऊपर के स्टॉप लॉस लगाए, 5,870, 5,830 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। वहीं अगर एनजी की बात करी जाए तो एनजी का ट्रेंड काफी पॉजिटिव है और मोमेंटम भी पॉजिटिव बना हुआ है। 320 के आसपास कहीं भी नेचुरल गैस मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। 310 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 330 और 341 के लक्ष्य संभावित रहे। तो
ये क्रूड पर और नेचुरल गैस पर अल्पेश जी जो राजकोट से थे उनके लिए ये जवाब है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दो एग्री मार्केट पे दो अहम खबरें हम आपके लिए लेकर आएंगे। एक तो पल्सेस मार्केट का पूरा आउटलुक हम आपके लिए लेकर आने वाले हैं। हमारे साथ एक बड़े कारोबारी होंगे दिलीप काबरा जो पार्टनर है लक्ष्मी ट्रेडिंग कॉरपोरेशन से, उनसे जानेंगे पल्सेस मार्केट का आउटलुक और साथ ही शुगर सेक्टर को लेकर एक अहम खबर है वो भी हम आपको बताएंगे ब्रेक के बाद। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और बात कर लेते हैं ग्वार की। ग्वार पर भूपेश जी आपकी एक राय बनती है क्योंकि ग्वार में लगातार 5वें सत्र में मैं वायदा बाजार की बात कर रहा हूं जहां पर तेजी दिखी है। 10,400 के ऊपर ग्वार गम पहुंच चुका है। ग्वार सीड का वायदा 5,300 के पार निकला है। क्या आप कंफर्ट दिखता है आपको इस लेवल पर भी बाइंग में? जी सर, ग्वार सीड की बात करें तो ग्वार सीड का ट्रेंड और मोमेंटम अभी शॉर्ट टर्म के चार्ट पर पॉजिटिव हुआ है। पिछले 3 सत्रों में देखा गया है कि बाजार में काफी पॉजिटिविटी देखने को मिली है। मुझे लगता है ऊपर में 5,320 से लेके 5,350 एक अच्छा सप्लाई जोन रहेगा जहां पर बिकवाली की सलाह रहेगी और ऊपर में 5,380 के ऊपर का स्टॉप लॉस लगाएं। नीचे में मुझे लगता है बाजार 5,200 और 5,150 के भाव फिर से देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। वहीं अगर ग्वार गम की बात करें तो ग्वार गम का बाजार 10,510 के स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली करने जैसा है क्योंकि बाजार एक अच्छे रेसिस्टेंस या सप्लाई फेस करेगा और नीचे में 10,250 और 10,050 तक के लक्ष्य संभावित रहेंगे। ओके, चलिए ये तो ग्वार की बात हो गई। अब शुगर सेक्टर की बातचीत कर लेते हैं और एक एक्सक्लूसिव खबर के साथ हमारे सहयोगी समीर दीक्षित है। समीर बताइए क्या डिटेल्स है शुगर सेक्टर पर, उसका क्या असर होगा, क्या कुछ अनाउंस होने वाले हैं सरकार की तरफ से? जी बिल्कुल, शुगर इंडस्ट्री की लगातार एक लंबी डिमांड रही है कि शुगर एक्सपोर्ट में कुछ हद तक राहत सरकार दे और इस बड़ी डिमांड से जुड़ी हुई खबर ये है कि अगली जो इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक अगले महीने जनवरी 2025 में होने जा रही है और शुगर इंडस्ट्री को इस बैठक से काफ़ी उम्मीदें हैं और इसके पीछे दो बड़ी वजह है। सबसे पहली बड़ी वजह यह है कि सरकार के पास चीनी उत्पादन को लेकर के काफ़ी प्रिसाइज, काफ़ी एक्यूरेट डाटा उपलब्ध हो पाएगा क्योंकि ये डाटा साइंटिफिक मैपिंग और सर्वे के आधार पर होगा। तो जितना एक्यूरेट डाटा सरकार के पास उपलब्ध होगा, सरकार को फैसला लेने में उतनी ज़्यादा सहूलियत होगी कि शुगर का प्रोडक्शन क्या रहेगा, क्लोजिंग स्टॉक की क्या अनुमान रहेंगे। ये सारे जो डाटा है वो प्रिसाइज डाटा सरकार के पास उपलब्ध हो पाएगा। और दूसरी एक और बड़ी वजह है कि नितिन गडकरी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने शुगर इंडस्ट्री की इस डिमांड को एक तरीके से अपना समर्थन दिया है, उनको एक पॉजिटिव साइन ये दिया है कि वो इंडस्ट्री की इस डिमांड को पूरी तरीके से समझ रहे हैं और वो इस डिमांड को सरकार तक पहुंचाने में और सरकार का इसमें एक पॉजिटिव रुख बनाने में मदद भी करेंगे। क्योंकि पिछली जो बैठक हुई थी शुगर इंडस्ट्री एसोसिएशन की, इस्मा की, उस मंच पे नितिन गडकरी ने इस बात के संकेत दिए थे कि ये जो मांग है वो गैर वाजिब मांग नहीं है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की कीमतें ज़्यादा हैं और भारत में उत्पादन पर्याप्त है। डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिहाज से स्थिति काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है। ऐसे में अगर किसानों को, शुगर इंडस्ट्री को अगर कुछ हद तक शुगर एक्सपोर्ट में राहत दे करके फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है तो सरकार इस पर गंभीरता से विचार करेगी। तो ये दो बड़ी वजह हैं जिसके चलते जो अगली इंटर मिनिस्ट्रियल ग्रुप की बैठक होने जा रही है जनवरी 2025 में, जिसकी अध्यक्षता यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह करेंगे, तो उस बैठक से शुगर इंडस्ट्री की जो उम्मीदें हैं वो इस वक्त काफ़ी बढ़ी हुई नजर आ रही है। लेकिन अभी के अगर आंकड़ों की बात करें तो शुगर इंडस्ट्री के एस्टिमेट और सरकार के अपने भी अनुमान कुछ यूं हैं कि मौजूदा शुगर सीजन में जो शुगर प्रोडक्शन का एस्टिमेट लगाया जा रहा है वो 320 LMT है। जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो 280 से 290 LMT के आसपास रह सकता है, जबकि एथनॉल के लिए डाइवर्जन, शुगर डाइवर्जन जो है वो 40 LMT तक रखा गया है। ऐसे में कहीं ना कहीं ये स्कोप बन पा रहा है कि 20 LMT से ज़्यादा का क्लोजिंग स्टॉक रहेगा और ऐसे में अगर ये सारे आंकड़े बिल्कुल फिट बैठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि दो हिस्सों में राहत देने पर सरकार विचार कर सकती है, दो फेजेस में, जहां पहले चरण में 10 से 12 LMT का शुगर एक्सपोर्ट हो सकता है। सरकार इस पर अपनी सैद्धांतिक मंजूरी दे दे, अपनी तरफ से राहत इंडस्ट्री को दे दे और अगर ऐसा होता है तो पूरी इंडस्ट्री के लिए ये काफ़ी बड़ी राहत की बात होगी। लेकिन निगाहें अगले महीने IMG की बैठक और सरकार के अपने डाटा पर टिकी रहेंगी। ओके, तो देखते हैं अगर एक्सपोर्ट
की इजाज़त अगर एक पार्शियली एक कम किसी भी क्वांटम में मिलता है तो इंडस्ट्री इससे खुश होगी, लेकिन हालांकि इंडस्ट्री के कई लोगों से बातचीत हुई थी इस्मा के, जिसमें कई अधिकारियों से भी, उन लोगों ने इस बात को इनकार किया है कि अभी कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सरकार हर कदम फूक फूक कर रख रही है। ऐसे में एक्सपोर्ट की इजाज़त इतनी आसानी से सरकार की तरफ से तो नहीं मिलने वाली है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं मसालों की। मसालों में आज धनिया में अच्छी तेजी दिखी, करीब 1.5% की तेजी दिखी, 7,950 रुपए के करीब पहुंच चुका है। अब आप बताइए भूपेश जी, आप हल्दी पे ज्यादा बुलिश थे इस साल, लेकिन धनिया आगे निकल रही है। अब क्या लग रहा है, आगे का आउटलुक आपका मसालों को लेकर क्या है? जी सर, अगर धनिया की बात करी जाए तो थोड़ा सा हार्वेस्टिंग में कहीं ना कहीं जो बुआई के आंकड़े आ रहे हैं वहां पर कमी देखने को मिल रही है। इस वजह से धनिया में पिछले एक महीने में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। वहीं अगर ओवरऑल मसालों की बात करी जाए तो अभी भी मुझे लगता है कि 13,500 की हल्दी जहाँ कहीं भी मिलती है वहां खरीदारी कर सकते हैं। 14,500 15,500 के भाव एक बार पुनः देखने को मिलेंगे। वहीं धनिये की अगर टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करी जाए तो 8,000 से लेके 8,100 एक अच्छा स्टिफ रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है। यहाँ पर लगातार एक सप्लाई देखने को मिलेगी, और जिसमें अगर यहाँ पर बिकवाली करी जाती है तो नीचे में 7,700 7,600 के भाव एक बार पुनः देख। क्या लग रहा है आपको, जीरा आज दबाव में दिखा, या दायरे में भी कह सकते हैं 23,860 की क्लोजिंग है। क्या लग रहा है, जीरे का रेंज आपको यहां से क्या दिख रहा है भूपेश जी? जी सर, जीरे की बात करी जाए तो जीरे का ट्रेंड और मोमेंटम दोनों नेगेटिव बने हुए हैं। पिछले काफी सत्रों से देखा जा रहा है जीरे में कहीं भी ऊपर में सस्टेन नहीं करता। तो मुझे लगता है कि इसमें अभी भी बिकवाली की सलाह रहेगी। 24,200 24,500 एक अच्छा सप्लाई जोन है। नीचे में बाजार 23,200 और 22,700 तक के भी लक्ष्य दिखा सकता है। सलाह आपके लिए। चलिए, एक और इंटरव्यू हमने किया था श्री लक्ष्मी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन के पार्टनर दिलीप काबरा जी से। हमने उनसे तुअर से लेके पीले मटर, चना, तमाम दालों पर बातचीत की थी। उन्होंने क्या कहा है, आइए सुन लेते हैं। सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगा अरहर के साथ, क्योंकि काफी समय से इसकी महंगाई को लेकर काफी चिंता है। क्या लग रहा है, आगे दाम कम होंगे? हालांकि अगर होलसेल की बात करें तो दाम कम हुए भी हैं, क्या रिटेल में भी आगे कम होने की संभावना है क्या? अरहर की दाल में आप लास्ट 4 महीने देखिए, अगस्त महीने से अरहर की दाल का उतरना चालू हुआ है, और आज ये दिसंबर महीना है। अभी एमएसपी के जो न्यू क्रॉप आई है, का 3 दिन में, लास्ट 3 दिन में एमएसपी के नीचे हो गई भाव। 78 79 में एमएसपी का भाव 80 रुपया है। 78 79 में देसी माल मिल रहा है इंडिया का। अफ्रीका का जो तुअर आया है वो 63 से लेकर 70 तक बिक रहा है। तो एमएसपी से अंदर तुअर का भाव हो गया है। और आप बात रही रिटेल की, रिटेल में ऐसा है जी, रिटेल में एक बार भाव छप जाता है तो 2-3 महीने उनका भाव चेंज नहीं होता है। ये तो होलसेल में रिटेल के लिए गवर्नमेंट को इतना वक्त क्यों लगता है सर? क्या लग रहा है आपको, जब रिटेल में पास ऑन होने में इतना वक्त क्यों लगता है? क्योंकि सरकार की भी इस पे काफी नजर है, क्योंकि थोक पे तो दाम कम हो जाते हैं, लेकिन रिटेल में ग्राहकों तक पहुंचने में काफी समय लग रहा है। रिटेल वाले जो मॉल जो है, जो बड़े बड़े एमएनसी काम कर रहे हैं, वो बोलते हैं हमारे यहाँ से जो सिस्टम में है वो जो 2-2.5 महीने सिस्टम में बन के जाएगा, प्रिंट होके जाएगा, तो माल पैकिंग होगा, डिलीवरी होगा, इसके 2-2.5 महीने सिस्टम है। तो कोई भी आइटम देखिए आप 2 से 2.5 महीना आप कितना भी घटा दीजिए, रिटेल में बाजार नहीं घटेगा। ओके, चने को लेकर क्या खबर आ रही है सर? हालांकि सरकार ने जिस तरह से एलओपीज की सप्लाई बढ़ाई है, उसके बाद भी हालांकि चने में थोड़ी नरमी भी आई है, लेकिन अभी भी जो उम्मीदें थी, जो लग रहा था, उस तरह की गिरावट नहीं आई है। आगे हालांकि सोइंग के नंबर अभी भी बहुत एनकरेजिंग नहीं है, लेकिन ठीक ठाक दिख रहे हैं। सरसों को छोड़ दे तो रबी सीजन में बाकी फसलों की बुआई ठीक ठाक दिख रही है। क्या लग रहा है, चने में आगे क्या होगा सर? चने में ऐसा जी, चने में अभी तो गवर्नमेंट के जो येलो पीस का था प्रेशर कर रखा है। येलो पीस का इंपोर्ट से चने का जो सब्सिट्यूट था वो काफ़ी कम हुआ चना का तेजी आने में। सेकंड, चने का ऑस्ट्रेलिया की बम्पर क्रॉप होने से मनोबल टूट गया। अभी आप देखिए कोई भी आइटम है, आप तुअर लीजिए, चना लीजिए, गवर्नमेंट की पॉलिसी ने जो येलो पीस को खोल दिया था, जो $550 से ऊपर व्यापार चालू हुआ था, नीचे में 365 हो गया। ओके, तो अब ये इसने पूरे बाजार को, ताल बाजार को, येलो पीस चना दाल को बहुत बड़ा आप समझिए
मार दिया है। और इम्पोर्टर जो भी इम्पोर्ट करने वाला है हैवी लॉस में है, पूरी इंडस्ट्री लॉस में है। ओके सर, एलओपीज को लेकर कहा जा रहा है कि 2 महीने और एक्सटेंड हो सकता है, जीरो इंपोर्ट ड्यूटी पर, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकती है पीली मटर की। कब तक ये एक्सटेंड हो सकता है, आपके पास क्या खबर है सर? गवर्नमेंट को देखिए, गवर्नमेंट का पॉलिसी ऐसा है कि इनको हर 2-2 महीने में एक्सटेंड करने से क्या हो गया है, ना इम्पोर्टर कमा पा रहा है, ना बायर कमा पा रहा है, कोई काम नहीं कर पा रहा है, सब लॉस में है। क्या है, 2 महीने लोडिंग शिपमेंट आने में टाइम लगता है। ओके, कोई भी शिपमेंट होता है। अभी इनके पास दिसंबर शिपमेंट का ऑर्डर, अभी तक ऑर्डर आज 21 तारीख हो गई है, एक्सटेंड का कोई ऑर्डर आया नहीं है। तो लोगों का असमंजस में है कि टाइम बढ़ेगा, सब रूमर है कि 2 महीने टाइम बढ़ा देंगे, कोई बोलते टाइम नहीं बढ़ाएंगे। इंडिया का क्रॉप भी मार्च में आएगा एलओपीज का। स्विमिंग के टाइम जो इन्होंने इम्पोर्ट बंद नहीं किया अक्टूबर में, तो स्विमिंग तो एलओपीज की हुई नहीं है हिंदुस्तान में। चने में ऐसा ही, चने का आगे का पहले लास्ट ईयर इंडिया में क्रॉप थी 15 लाख टन कैरी फॉरवर्ड था लास्ट ईयर, और 70 लाख टन की क्रॉप थी, तो 85 लाख टन का स्टॉक था। ओके, तो ये काम चल गया 10 महीने। अभी इनके पास स्टॉक रह जाएगा, अभी 3 महीने क्रॉप में आने में है। ओके, तो स्टॉक 4-5 लाख टन हमारे साथ रहना चाहिए स्टॉक। और जो स्विमिंग हुई है, वो स्विंग जो हुई है वो 10% या 15% कम हुई है। ओके, इस साल पूरा साल चलेगा, 2025 जनवरी के बाद से बढ़िया रहेगा। गवर्नमेंट का जो बेस्ट प्राइस है 55 रुपये, 56 रुपया, 60 रुपये के आसपास चना चलता रहेगा। ओके सर, ओवरऑल 2025, क्योंकि 2023 और 24 दाल की महंगाई के लिए जाना जाएगा, लेकिन 2025 आपके हिसाब से ओवरऑल सभी दालों के हिसाब से कैसा दिख सब रहा है? पूरा दाल स्टडी रहेगा, गवर्नमेंट के भाव से नीचे रहेगा। ओके, सरकार के भाव से, एकदम। यानी बहुत ज्यादा अब तेजी नहीं लग रही है बिल्कुल आपको, तेजी ग्राहकों के लिए अच्छा साल होगा 2025। बहुत बढ़िया। ओके सर, इसके अलावा भी दालों को लेकर और कोई खबर हो जो आप शेयर करना चाह रहे हैं हमारे ग्राहकों के, हमारे दर्शकों के साथ सर? चने में लोग काम करते रहेंगे ना, तो 2 पैसा हर व्यापारी को मिलता रहेगा। तुअर का जो गवर्नमेंट के भाव से नीचे तुअर मिल सकती है एक बार 8,000 से कम में। ये जो महाराष्ट्र की या कर्नाटक की तुअर है, एक बार 7,500-600 हो सकती है, उसमें व्यापारी लोग वापस एंट्री कर सकते हैं। ओके, और येलो पीस जो है, अगर गवर्नमेंट बंद करती है तो यहाँ से 4-5 रुपये की तेजी आ सकती है। अगर गवर्नमेंट एक्सटेंड करती है तो आज जो बाजार है, ये भाई कोई कनाडा से माल आएगा नहीं, कोई कनाडा का माल सब चाइना जा रहा है, अभी शिपमेंट भी नहीं है। और ये एक्सटेंड भी करेंगे 2 महीने के लिए करेंगे, तो रसिया से 3-4 जहाज जाएंगे, ज़्यादा जो माल पोर्ट में पड़ा है वही माल मनोबल, लोगों को क्या है कि सबका मनोबल टूट गया है। इतना नुकसान हो गया कि अब आदमी की कैपेसिटी के बाद नुकसान हो गया है। ओके, तो गवर्नमेंट के का सोच अलग है, व्यापारी सोच अलग है। तो भी हमारे एक्सटेंड गवर्नमेंट के अपने हिसाब से करेगी उसको पल्सेस को। अभी जो गवर्नमेंट सोच रही है कि मैं चना एमएसपी में, उन्होंने जो कहा है कि एमएसपी में चना लेंगे हम 3 मिलियन टन बम्पर स्टॉक करेंगे, तुअर का भी करेंगे। गवर्नमेंट कब लेने आती है मार्केट में, उस हिसाब से स्टॉक वो पूरा ट्रेड जो पल्सेस का है अभी इम्पोर्टर के हाथ में नहीं, गवर्नमेंट के हाथ में पूरा ट्रेड है। ओके, तो सरकार के हाथ में ये अब पूरा खेल है दाल का, और आगे की जो महंगाई से ग्राहकों को, कम से कम कंज्यूमर्स को 2025 में राहत मिलने वाली है। चने के दाम थोड़े फॉर्म मजबूत रह सकते हैं, लेकिन बाकी दालों के दाम नीचे की तरफ आते हैं, यहाँ पर हमारे पल्सेस एक्सपर्ट को दिख रहा है। चलिए इसी नोट पर हम कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे। भूपेश जी, जाते जाते कुछ डिस्क्लेमर देना चाहेंगे? जी, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट हूँ। हो सकता है कि बताए गए ट्रेड में कुछ ट्रेड मेरे क्लाइंट्स के पास हैं, मैं व्यक्तिगत किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं करता। प्रथमेश जी, आपकी तरफ से क्या डिस्क्लेमर है? चलिए, प्रथमेश जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन आपकी तरफ से भूपेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। कमोडिटी फटाफट को यहीं समेटेंगे, बाकी खबरों के लिए आप बने रह सकते हैं हमारे साथ।